दोस्तों, एग्जिट पोल ने कुछ किया हो ना किया हो, एक चर्चा शुरू कर दी है। न्यूज चैनल्स के अंदर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि ये जो एनडीए सरकार है ये क्या अस्थिर हो सकती है। क्या इस सरकार के 5 साल ऐसे ही मजबूती से चले रहने की कोई गारंटी है कि नहीं है। अमूमन इस तरह की बातें जब कोई यूट्यूब का पत्रकार करता था तो यही टीवी के पत्रकार मजाक उड़ाते थे ऐसे यूट्यूब के पत्रकार का, ये तो हर दिन मोदी की सरकार गिरा देते हैं, ये तो हर दिन मोदी की बैसाखियां गिरा देते हैं या नीतीश नायडू को नाराज बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उसमें एक बात अब चर्चा का विषय बन चुकी है कि क्या अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनते हैं, यानी कि यही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे बनते हैं जिसमें हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों में इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस आसानी से सरकार बना रही है, तो फिर यह सरकार अगले 5 साल इतनी मजबूती से चलेगी? तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी बने रहेंगे? ये सवाल उठाया राजदीप सरदेसाई ने। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे के स्टार एंकर राजदीप सरदेसाई योगेंद्र यादव के साथ चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, योगेंद्र यादव वैसे तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने भाषण भी दिया राहुल गांधी के मंच से और खुद भी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ, योगेंद्र यादव की पहचान इससे अलहदा भी है। योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन से जुड़े तो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उससे पहले वो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत मशहूर रहे, खासतौर पर अंग्रेजी के दर्शकों के लिए। ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स करना और उनके डेटास को समझना, पढ़ना, यही काम रहता था योगेंद्र यादव का। तो योगेंद्र यादव से एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर चर्चा कर रहे थे राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई ने योगेंद्र यादव से सवाल पूछा कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल यही नतीजों के रूप में तब्दील होते हैं तो क्या इस सरकार में कोई खतरा आ सकता है? ये सरकार खतरे में पड़ सकती है? मोदी जी की तीसरी बार बनी एनडीए सरकार। तो जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा, मोदी सरकार की किस्मत का फैसला बिहार चुनाव के बाद तय होगा। अगर बीजेपी या एनडीए बिहार हार जाते हैं तो इस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बीजेपी महाराष्ट्र हार गई तो भी उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। राजनीति परसेप्शन की लड़ाई है। किसी ने बड़ी होशियारी से हरियाणा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को अलग किया। उसके पीछे एक रणनीति थी जो काम नहीं करती दिख रही। अगर बीजेपी झारखंड भी हारती है जहां उसके जीतने की संभावना है तो ये बीजेपी के लिए परसेप्शन और गिरेगा। अगर आप हरियाणा को देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद ये फर्क आया है कि कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर मजबूती से उभरने लगी है। कांग्रेस ने नॉन बीजेपी स्पेस ले लिया है। तो दोस्तों, योगेंद्र यादव ने जो बात बोली है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इस सरकार के 5 साल चलते रहने की या इस सरकार की किस्मत के फैसले पर हम केवल हरियाणा या जम्मू कश्मीर, इवन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएं और बिहार में भी एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाए। ये बात योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं और मैं भी लगातार आपको बता रही हूँ, बहुत से जानकार आपको बता रहे हैं कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है और बीजेपी वहां चुनाव जीत भी सकती है। बहुत से जानकार ऐसे कहते हैं। दोस्तों, सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने भी ये बात बोली थी अपने एक डिस्कशन के दौरान। लेकिन फिर भी हरियाणा हार जाना, जम्मू कश्मीर हार जाना, महाराष्ट्र हार जाना, अगर ऐसा होता है तो योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव तक इस सरकार के किस्मत का फैसला नहीं हो सकता। अब बिहार चुनाव कब होना है? अगले साल दिसंबर में। योगेंद्र यादव ये भूल गए कि अगले साल फरवरी में दिल्ली में भी इलेक्शन होने हैं। हालांकि दिल्ली के इलेक्शन काफी हद तक, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और तमाम बड़े नेताओं का लगभग अब जेल से बाहर आ जाना, ये बताता है कि दिल्ली में अच्छा चुनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का विकल्प अब भी नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी कोई नहीं दे पाई पिछले 10 सालों में। तो योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर बिहार चुनाव भी हार जाती है एनडीए या फिर बीजेपी, तो फिर बीजेपी की इस सरकार या फिर कह लें कि एनडीए की इस सरकार की किस्मत का फैसला हो सकता है। अब किस्मत का फैसला कैसे माना जाएगा दोस्तों? क्या बैक टू बैक चुनाव हारने के बाद मोदी को पीएम पद से हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने इसको लेकर आज एक आशंका जाहिर की। आप चाहें तो इस वीडियो के जरिए उस आशंका को और गहराई से समझ सकते हैं। या फिर ये सरकार ही गिर जाएगी। दोस्तों, दोनों ही अलग अलग संभावनाएं हैं। अगर पीएम बदला जाता है तो वो पार्टी के अंदर का मामला है, जो कि हो सकता है, क्योंकि अगर
बीजेपी के अंदर मोदी को इतना ही कॉन्फिडेंस होता या बीजेपी को इतना ही मोदी पर कॉन्फिडेंस होता तो अब तक बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो चुकी होती, जो अब तक नहीं हुई है। दोस्तों, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें मोदी को नेता चुना गया, लेकिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है। तो मोदी जी भी ये जानते हैं कि अगर बीजेपी के सांसद, केवल बीजेपी के सांसद कमरे में बैठे तो उनसे कोई खड़े होकर सवाल पूछ सकता है। तो अगर पीएम बदला जाता है तो भी सरकार तो सेम ही रहेगी। हाँ, पीएम बदला जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा और वो भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि सरकार की किस्मत का फैसला बिहार चुनाव के बाद होगा। तो सरकार की किस्मत का फैसला मतलब दो बड़ी बैसाखियां जिनकी वजह से केंद्र में मोदी जी सरकार चला रहे हैं, टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू का इस सरकार से साथ छोड़ देना एक किन हालातों में होगा। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार से केवल एक चीज चाहिए और वो है फंड, जिसकी उनको बहुत जरूरत है अपने राज्य में। जो भी वादे उन्होंने पूरे किए हैं या अमरावती जैसी राजधानी को लेकर जो भी उनका प्लान है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये बात बोली जा सकती है कि नीतीश कुमार अगर चुनाव हार जाते हैं और वो दोबारा से सीएम नहीं बन पाते हैं, जिसकी उनको उम्मीद है, तो फिर नीतीश कुमार भी तो राजनीतिक तौर पर कमजोर होंगे। तो फिर क्या वो इतनी हैसियत रखेंगे कि वो बैसाखी अपनी हटा पाएं? हालांकि मोदी जी की सरकार गिराने के लिए एक ही बैसाखी का हटाना जरूरी है। और दोस्तों, इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार अगले साल बिहार चुनाव तक एनडीए का हिस्सा बने रहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद अपनी छवि ऐसी बनाई है कि चुनाव तक वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी बातें मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है, फिर वो कोई नई पलटी मारते हैं। इसके बारे में तो बहुत असमंजस है ना। यही इस सरकार के बदले हुए परसेप्शन की सबसे बड़ी हार है दोस्तों, कि इस सरकार को लेकर बड़े तमाम तरह के शक पैदा हो गए हैं। अब तक आज़ाद पत्रकार इस तरह के शक पैदा कर रहे थे कि सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। अब टीवी चैनल्स के एंकर इस तरह के शक पैदा कर रहे हैं। अब दूसरी बात आप देखिए, जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस एक नॉन बीजेपी स्पेस लेने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव के बाद योगेंद्र यादव कहते हैं, उनका विश्लेषण ये कहता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बीजेपी का डिफेक्टो स्पेस लेना शुरू कर दिया। देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कई बार जनता एक पार्टी से बड़ी नाराज होती है, लेकिन नाराज होने के बाद भी वो उस पार्टी को वोट देती है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये पार्टी जीत सकती है, मतलब विरोधी पार्टी जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद से ये ट्रेंड बदला है। कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना ये बताता है कि कांग्रेस ने उस डिफेक्टो स्पेस को लिया है जिसमें ये कहा जा रहा था मोदी नहीं तो कौन, बीजेपी नहीं तो कौन। लोगों का एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र हो सकता है, राहुल गांधी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की नाराजगी का एक ऑप्शन बनकर उभर रही है, जो पिछले 1.5-2 साल से नहीं बनकर उभर पा रही थी। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों बीजेपी को लेकर बहुत गुस्सा था, लेकिन कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर नहीं उभर पाई और बीजेपी ने दोबारा से सरकार वहां बना ली। लेकिन हरियाणा के अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अब बीजेपी से नाराज होने के बाद कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस में हैं। उनको ये लगता है कि ये सरकार बना भी लेंगे और चला भी लेंगे। ये सबसे खतरनाक है बीजेपी के लिए। दोस्तों, यही डर था, इसीलिए मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। दोस्तों, वो बात अलग हुई कि उनकी खुद की पार्टी बाद में कांग्रेस युक्त हो गई, फिर मोदी जी ने वो नारा देना बंद कर दिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी का दरअसल डर यही है कि एक है वोटर का बीजेपी से या मोदी से नाराज होना। दोस्तों, उस नाराजगी को तो बीजेपी या मोदी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर वोटर नाराज होकर कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देखने लगे, जो कि ऑब्वियस है, तो फिर कांग्रेस का रिवाइवल भी वैसा ही होगा जैसा 2014 के दौर में बीजेपी का हुआ था। बीजेपी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में भी थी, अलग अलग राज्यों में थी, लेकिन लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सरकार बना सकते हैं। लेकिन जब 2014 के बाद से लगातार कॉन्फिडेंस आया तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी और राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी। अब वो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और एक बार फिर से वो कॉन्फिडेंस कांग्रेस की तरफ जा रहा है। दोस्तों, यही शिफ्ट दरअसल सबसे खतरनाक है बीजेपी के लिए, और अगर ये शिफ्ट ऐसे ही चलता रहा तो केवल जनता नहीं, राजनीतिक दलों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सरकार न केवल बना लेंगे बल्कि चला लेंगे। और फिर उन दलों में वो दल भी होंगे जो इस वक्त एनडीए के सहयोगी हैं या एनडीए के साथी हैं, या फिर कह ले कि मोदी जी की राजनीतिक बैसाखी है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ये संभव है? अगर हाँ, तो क्या ये 5 साल के अंदर संभव है, या फिर ये जो सरकार है ये 5 साल में इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी
या उसकी जो छवि है या फिर उसके लिए गुस्सा है जनता का इतना बढ़ जाएगा कि पूरे 5 साल खत्म होने के बाद ही ये चुनाव में जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।